अब शुरू करें जी। फी फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन दी हुई है नोट्स में, चैप्टर 5 के पहले सफ़े पे भी है। ओके, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद इस पे। फी फॉर टेक्निकल सर्विस मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकल और लंप सम। अगर आप टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको जो उसके फीस है वो पीरियोडिकल थोड़ी थोड़ी करके भी मिल सकती है और लंप सम इकट्ठी करके भी मिल सकती है। फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल सर्विसेज ये होती हैं कि आपने किसी बंदे को रिक्वेस्ट किया कि हमारी कंपनी की थोड़े दिनों के लिए 10-12 दिनों के लिए मैनेजमेंट संभालो और हमें बताओ कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसको मैनेजेरियल सर्विस कहते हैं। फिर आगे दूसरे नंबर पे आ रही है टेक्निकल सर्विस। आपके पास अपनी कंपनी में इंजीनियर तो है, लेकिन आपने अपने किसी और इंजीनियर को कहा 10-12 दिन आके जरा हमारे इंजीनियर को बता दो इंजीनियरिंग क्या होती है, वो ज्यादा एक्सपर्ट था, तो ये टेक्निकल सर्विस हो गई। और कंसल्टेंसी सर्विस ये होती है कि आपने किसी को कहा कि हमारे बिजनेस के अंदर जो है वो एक्सपेंशन का रूम है, तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप आके ज़रा कंसल्टेंसी हमें दे दो कि हमारे बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं। FBR के चेयरमैन को आपने बुला लिया, ज़रा हमें बता दो हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं फीस दे के। तो उसने कौन सी सर्विस दी आके? मैनेजेरियल नहीं, टेक्निकल नहीं, कंसल्टेंसी सर्विस, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सोनल। टेक्निकल से यहाँ मुराद है सब इंजीनियर, यानी इंजीनियर भी आया अपने साथ सब भी लेके आया, सब इंजीनियर, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ अ टेक्निकल और अदर पर्सोनल से क्या मुराद हो सकता है कि इंजीनियर भी आया और अपने साथ लाया एक टाइपिस्ट को कि जो मैं काम करूं वो डॉक्यूमेंट करते रहना ताकि कल कला को आगे जाए तो फायदा हो, सबने आगे जाना है। ओके, बट साहब बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन दो चीजें देखने में टेक्निकल सर्विस हैं बट इनका टेक्निकल सर्विस में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। दो चीजें देखने में टेक्निकल सर्विस हैं। नंबर 1, राइज में एक इशू आया नेटवर्किंग का। ये बच्चों ने कहा वाईफाई नहीं चल रहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा क्या करने आते हो कॉलेज, कहते अच्छा, तो नेटवर्किंग का इशू आया। तो जब नेटवर्किंग का इशू आया तो राइज में जो आईटी के टीचर थे उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया, 2-3 घंटे। साथ हमने 2 आवर्स के लिए एक प्रोफेशनल को ऑनलाइन बेस पे हायर किया। उसने कहा आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहो, मैं आपको बताऊंगा क्या इशू आया। अब सवाल यह है कि हो सकता है आईटी के टीचर को भी हमने कुछ पैसे दिए हों, तनख्वाह तो उनको देती हैं हर महीने की, प्रोफेशनल को भी पैसे दिए हैं, इसमें से कौन अपनी फीस को टेक्निकल सर्विस की इनकम कहेगा? भाई टीचर को जो मर्जी पैसे आप दे दें वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर आपका एम्प्लॉय टेक्निकल सर्विस दे रहा है तो याद रखिएगा, कई दफा होता है आप इंजीनियर को नौकरी पे दे देते हैं, तो जो इंजीनियर को आपने नौकरी पे रखा हुआ है तो उसको जो फीस देंगे वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी, लेकिन ये जो 2 आवर के लिए काम करने आया है इसकी जो इनकम है, इसकी इनकम का नाम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा। ये क्या कहेगा? ये मेरी कौन सी इनकम है? टेक्निकल सर्विस की इनकम है। चलें जी, नोट कर लें। तो ये एक्सेप्शन है। अब आईटी के टीचर टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं लेकिन जो फीस है टेक्निकल सर्विस नहीं है बल्कि इनकम फ्रॉम, बोले, सैलरी है, उनको तनख्वाह मिल रही है बस।
ओके चलें but does not include amount received for services rendered for construction, for assembly और मिलता जुलता project. sorry but does not include receipt which is chargeable under the head salary. मैंने भी पढ़ाना था, लेकिन वो चीज लेकिन वो इंजीनियर जो हमारे पास नौकर है, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसको जो फीस देनी है वो टेक्निकल सर्विस नहीं है, बल्कि वो उसकी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, अब ये तो था पॉइंट बी. एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, उसने कहा मैं आपको कंस्ट्रक्शन कर दूंगा 90 लाख में, और आपको मैप बनाने की, आपको टेक्निकल सर्विसेज भी दूंगा साथ. टेक्निकल सर्विस, ईंट बजरी सीमेंट मजदूर भी दूंगा और टेक्निकल सर्विसेज भी दूंगा कि बिल्डिंग को कैसे शॉक प्रूफ बनाना है, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, कैसे मॉडर्न बनाना है, कितना सरिया डालना है, ये टेक्निकल सर्विसेज भी मैं दूंगा. इसके आपसे मैं 5 लाख ले लेता हूँ, लोगों से तो 5 लेता हूँ, चले आपसे 5 ले लेता हूँ. ओके, अब टोटल पैसे कितने लिए, 95 लाख. अब देखने में 90 लाख तो उसका काम है, 5 लाख उसके अंदर सब्सिडरी होगा, सब्सिडरी काम. लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं कि सारे को छोड़ो, जैसे वो लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी होता था ना, तो सारा ही अदर सोर्स में चला जाता था. इसको उठा के सारे को बिजनेस में डाल दो. हालांकि अकल कहती है इसमें ये टेक्निकल सर्विस की इनकम है, लेकिन इस बात को छोड़ो, सारे के सारे को टेक्निकल सर्विस में ना डालो, सारे को उठा के कहां डाल दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस में. इट विल बी नॉट हिज टेक्निकल सर्विस इनकम. तो ये अगली एक्सेप्शन है. जहां मेन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो या प्लांट इंस्टॉल करने का हो, उसमें सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का हो, तो सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा. सब्सिडरी चीज का लोग जिक्र भी नहीं करते. कई दफा डॉक्टर साहब हों, टाइम फ्री हो उनके पास, अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ, कहीं चलो मैं फारिग बैठा होता हूँ, जूते भी पॉलिश कर दिया करूंगा लोगों के, तो अब वो किसी को बताएंगे नहीं ये. तो इसी तरह ये 90 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 लाख का जिक्र भी कोई नहीं करेगा. तो इसलिए इस 5 लाख को 90 में मर्ज कर दो और सारी को इनकम फ्रॉम बिजनेस कह दो. पढ़ें. But does not include amount received for services rendered. Services rendered for construction, services rendered for installation या assembly और like projects. Like क्या, जो आपको पसंद हो प्रोजेक्ट, मिलता जुलता, जुलता जुलता, मिलता जुलता और like project.
ओके नेक्स्ट, क्या करें अब? सैलरी का चैप्टर शुरू करना था, बच्चे पता नहीं क्या करें। बारिश ज्यादा तो नहीं हो रही, होते होते रुक गई थी। अच्छा, बहरहाल आई कैप को पता नहीं होता बारिश वाले दिन क्या पढ़ाया था। आंखें बंद करके किसी चैप्टर पे उंगली रखें, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में से। चैप्टर 8 केड़ा है? इनकम बिजनेस। भाई आपका बिजनेस है? ओके, आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम। चैप्टर 1 शुरू करें। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्सेस, किताबें होंगी आपके पास, तस्वीर खींच लें दाएं बाएं वाले से, आपको किताब लेने की तौफीक दे। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। टैक्सेशन इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल से लिया जाता है टैक्स, एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनकम, और ऑर्गेनाइजेशन की इनकम से टैक्स लिया जाता है बाय गवर्नमेंट। लेने वाली गवर्नमेंट होती है अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स इज यूज बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, एंड वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन होती है। भाई टैक्स लेने का सबसे बड़ा मकसद, सलाम ले लेना बाद में भाई, भाई आप आखिर में ब्लैक शर्ट। टैक्स लेने का सबसे बड़ा मकसद होता है, छोड़ दो ना मोबाइल, अब शुरू करो। अच्छा, टैक्स लेने का सबसे बड़ा मकसद होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन टैक्स लेने के कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो नीचे 12 दिए हुए हैं। ओ तेरी खैर 12, नीचे 12 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं टैक्स देने के। दाएं बाएं से प्लीज तस्वीर खींच के, यू शुड हैव इजी एक्सेस ऑन द नोट्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले 3, इनमें से 10 नंबर का सवाल आता है, 10 से 12, पहले 3 चैप्टर्स अभी लिखवा दिया जाएगा कभी, अभी सीए करें। द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। द मेन पर्पज ऑफ टैक्स इज टू कलेक्ट द रेवेन्यू। सबसे बड़ा मकसद टैक्स का है रेवेन्यू कलेक्ट करना। यू कैन पुट ऑन द ऑडियो रिकॉर्डिंग सो दैट इफ योर दोस्त इज मिसिंग यू कैन गिव हिम एज अ गिफ्ट। द मेन पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट लेवीज टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू कलेक्ट रेवेन्यू, टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। Tax is a tool for implementing its policies. Tax is used for fair distribution of wealth. Fair distribution of wealth का ये मतलब है कि अमीरों पर टैक्स लगा के फिर गवर्नमेंट गरीबों में बांटती है, घर बना के देती है, खाना खिलाती है। ओके, खामोश रहें। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। असल में ना ये 3 बातें ना उसने तमहीद बांधने के लिए की हैं। असल नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स 12 हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, और पेपर में आपने ये 12 लिख के आने हैं। वो ऐसे ही ऊपर तमहीद बांध रहा था, पता नहीं इंग्लिश में तमहीद को क्या कहते हैं। ओके, एम्फेसिस। ओके, इन एडिशन, पता नहीं, इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स इज यूज्ड एज अ टूल। टैक्स एक टूल के तौर पे यूज होता है टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फॉलोज। नंबर 1, गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। इसकी मिसाल दे दें, हुकूमत एग्जेम्प्ट करके कुछ चीजों की प्रोडक्शन इनकरेज करती है।
एग्रीकल्चर, जगह जगह आपको सेब नजर आते हैं, आम नजर आते हैं, केले नजर आते हैं, अमरूद नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? इसलिए कि इसकी इनकम पे टैक्स माफ है। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इंपोर्ट्स गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेज। अगर गवर्नमेंट इंपोर्टेड गाड़ियों पे, इंपोर्टेड पंखों पे, इंपोर्टेड एसी पे, इंपोर्टेड चीजों पे टैक्स लगाएगी तो लोग ना चाहते हुए भी फिर कौन सी चीजें खरीदेंगे? लोकल। 3, टैक्सेस कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट दिया जाता है, अमीरों पे टैक्स लगाया जाता है ताकि गरीबों को वो दिया जाए। टैक्स प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। टैक्स दौलत को अमीरों के हाथों में रुकने से होने से रोकता है और ये तैरती हुई गरीबों के हाथ में चली जाती है दौलत। 0.5, थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट गवर्नमेंट कैसे करती है? अगर इन्फ्लेशन हो रही हो तो गवर्नमेंट टैक्स अगर कम कर दे तो इन्फ्लेशन रुक सकती है, और अगर डिप्रेशन हो तो हुकूमत टैक्स रेट बढ़ा दे ताकि डिप्रेशन जो है वो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, वो काउंटर हो जाए। टू प्रोमोट साइंस, इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, मिलिट्री डिफेंस। ओके। 0.7, इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ये अब्रॉड इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। इसकी मिसाल है सेक्शन 62। इसकी मिसाल है सेक्शन 62। उसमें एक शर्त थी कि शेयर पाकिस्तान की लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के खरीदने हैं, शेयर बाहर के खरीदने पे टैक्स माफ नहीं होगा। इससे क्या होगा? लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही रखेंगे, बाहर अपना पैसा नहीं भेजेंगे, लंदन इधर उधर दूसरे अकाउंट्स में अपना पैसा नहीं जमा कराएंगे। वाई आर यू मुस्कुराइंग? आई थिंक यू आर शरीफ फ्रॉम शरीफ खानदान। ओके। 0.8, टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल in trade negotiation with other countries। जी भाई, टैक्स बार्गेनिंग टूल के तौर पे यूज होता है निगोशिएशन करने के लिए अदर कंट्रीज से। क्या मतलब? इसका मतलब है कि चाइना वालों से हम निगोशिएट करते हैं कि यार डिविडेंड पे टैक्स तो 15% है, अगर आप लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदो ना तो हम आपके लिए टैक्स 4% कर देते हैं। सिमिलरली चाइना वाले कहते हैं अगर आप हमें ये ऑफर कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करो, हम आपको भी इजाज़त देते हैं, आप भी हमारे मुल्क में आओ, हमारी कंपनीज के शेयर खरीदो तो हम उस पर आपको टैक्स कम कर देते हैं। तो ये मुल्की लेवल के ऊपर मुआहदा होता है। तो अब इससे दूसरे मुल्कों से निगोशिएट करके हम टैक्स रेट कम कर लेते हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेडिंग आसान हो जाए, चीज़ें खरीदने बेचना आसान हो जाए। टैक्स can be used as a bargaining tool in negotiation with other countries। यानी जब दूसरे मुल्कों से चीजें खरीदने बेचने का मुआहदा हो रहा होता है तो फिर टैक्स की बात सबसे पहले की जाती है ताकि निगोशिएशन आसान हो जाए। अगर टैक्स रेट हम कम करने को तैयार आ जाए दोनों मुल्कों वाले तो निगोशिएशन बड़ी जल्दी करार पकड़ जाती है। ओके। टैक्स लॉस कैन बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इसकी मिसाल है एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। तो ये जो सारे सेक्शन हम पढ़ रहे थे कि पैसे क्रॉस चेक से देने चाहिए, इनका मकसद यही था कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हैवी रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टन सेक्टर्स। तो सिगरेट पे गवर्नमेंट अगर रेट ज़्यादा लगा दे तो फिर हार्मफुल चीज़ें जो है इस क्लास में आने भी बंद हो जाएं। वैसे तो इस क्लास में किसी की जेब में नहीं है, वैसे मेरे मुंह से निकलेगा। 0.11, वो किसी और क्लास के लोग होते हैं, किसी और कॉलेज के, किसी और शहर के लोग होते हैं। 0.11, टैक्स कैन, अब जो मुस्कुरा के देख रहे हैं वो पता नहीं क्यों देख रहे हैं। टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर। सिगरेट, चले आगे, इसकी भी मिसाल वही ले लेते हैं, पक्की हो जाएगी। 0.12, गवर्नमेंट कैन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग, इसमें रिसर्च की फुल टाइम टीचर अलाउंस, अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में नौकरी करता है तो उसको 25% टैक्स माफ होता है, तो ये उसकी मिसाल है।
रिसर्च को गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि टीचर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी करेगा तो उसको 25% टैक्स माफ होगा। फुल टाइम टीचर अलाउंस इसकी मिसाल है। अच्छा जी, नीचे टैक्स लॉज हैं और उनका मकसद है। नीचे टैक्स, ये डब्बा आप समझ लें सिलेबस में है, क्योंकि इसको आप आई कैप टेस्ट करने लग गया है, तो इसको आपने याद करना है सारे को। राइट साइड पे हाथ रख दें। अच्छा जी, पहला टैक्स लॉ है टैक्स ऑन सैलरी इनकम। राइट साइड पे छुपा दें हाथ रख के, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। इसका मकसद क्या है, जाती मार के देखें। हाँ, हुकूमत का मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना। दोबारा हाथ रख दें। मनी ट्रांसफर टू बैंकिंग चैनल, जरा जाती मार के देखें, इसका मकसद क्या है। वापस रख दें हाथ, हटा ही दें, वैसे फायदा क्या है, तो आप थोड़ा बता रहे हैं। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स क्या होते हैं, ज्वेलरी भी मूवेबल है, पेंटिंग भी मूवेबल है, ये सारी चीजें मूवेबल हैं। इन पे टैक्स क्यों लगता है, जेवर बेचने पे टैक्स क्यों लगता है, पेंटिंग पे टैक्स क्यों लगता है, ताकि जिनको गेन आ रहे हैं वो टैक्स दें और वो टैक्स फिर दूसरों के हाथों में चला जाए, गरीबों में जाए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। चलें इसकी लॉजिक आप बता दें। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। हाँ, टू डिस्करेज इंपोर्ट। डिस्करेज इंपोर्ट वालों के बारे में मैं कह सकता हूँ इन्होंने देख के नहीं बोला। गुड, क्योंकि आगे डिस्करेज का लफ्ज़ नहीं लिखा और रिडक्शन लिखा हुआ है। गुड, वेल डन, कीप इट अप, कीप इट डाउन। अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस, इसके आगे लिखना है बिजनेस का चैप्टर। बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसर्च का खर्चा भी माइनस करने की इजाजत है। इसका मकसद क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। मेकिंग एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसका मकसद क्या है। हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस जमाने में एक्सपोर्ट्स पे रेट 1% था, अभी भी पता नहीं शायद इतना ही होगा। चलें, तो एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट इनकरेज करती है। अगर माफ ही कर दे फिर तो बात है, फिर तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इसका क्या फायदा होता है। टू प्रोमोट कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशन, ताकि लोगों में चंदा देने का कल्चर बढ़े, वरना चंदा जेब में डालने का कल्चर है। ओके। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका क्या फायदा होता है, प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ये तो रेपिटेशन है, तो इससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इनकरेज होगी। ओके, बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ। बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ। इक्विटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। बताएं जी मतलब इस बात का। टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। टैक्स पेमेंट इनकम से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। टेबल 1 क्या है, उसमें 0 से 4 लाख वाले का क्या रेट है, 0%। अच्छा, आगे क्या है, 4 लाख से 6 लाख वाले के कितना, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। और फिर आगे 6 लाख से 12 लाख। लगता है याद कर रहे हैं आप लोग टेबल। कितना, 10,000 प्लस 15% ऑफ बला बला। ओके, इन रेट्स को कौन से रेट्स कहते हैं, प्रोपोर्शनल, इनकम के प्रोपोर्शनेट हैं। पढ़े लफ्ज, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। अगर ज्यादा इनकम ज्यादा रेट, कम इनकम बिल्कुल इनकम नहीं, बिल्कुल टैक्स नहीं। प्रोपोर्शनल टैक्स वैसे जो है ना, नीचे जाके उसकी मैं वजाहत करूंगा। इसके लिए आप ऐसा करें, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ यूज कर लें। इसके लिए प्रोपोर्शनल का रहने दें, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ इसके लिए कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल क्या होते हैं वो समझ लें, ये प्रोग्रेसिव है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को फ्लैट कहते हैं, अभी नीचे जाके हम पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल को फ्लैट कहते हैं। फ्लैट है डिविडेंड का रेट।
अगर एक बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है 3 लाख, उसने कितना टैक्स देना है? ये सैलरी के लिए तो टेबल है ही नहीं, टेबल 1। अगर बिजनेस इनकम कमा रहा है 3 लाख, 5 लाख, इसी तरह 15%। अगर एक बंदा डिविडेंड, अगला 10% वाला रेट है, चलो जो भी हो, अपने तो कॉन्सेप्ट ही लेने। अच्छा, अगर एक बंदा डिविडेंड इनकम कमा रहा है 50,000, तो भी उसने 15% देना है, क्योंकि इसका रेट आपको पता है फ्लैट है। फ्लैट को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। लेकिन इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। अभी नीचे आएगा, पहले चले ऐसा करते हैं, पहले वो वाला पढ़ लेते हैं, पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं। बात शुरू हो ही गई है तो पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ, सॉरी नीचे आ जाए, काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। इसकी मिसाल लिखें, डिविडेंड इनकम एट 15%। डिविडेंड इनकम का रेट कितने परसेंट है? 15%। इट इज अ टैक्स where the tax rate is fixed. A fixed rate is applied on person's income whether the income is high or low. Under this system, people who earn more are not charged at, जो ज्यादा कमाएंगे, करोड़ रुपया भी डिविडेंड कमाएगा तो रेट तो कितना रहेगा? 15%। चलें जी आगे पढ़ें। प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स ये वाला है। इसकी मिसाल लिखें, टेबल 1 एंड 2। अब तो किताब आ गई है ना, तो ऐसा करें फिर पेज नंबर इसका सही वाला लिखें। टेबल 1 एंड 2 ऑन पेज 34 एंड 5, चैप्टर 4 में पेज 1 एंड 2, टेबल 1 एंड 2 ऑन पेज 34 एंड 5 ऑफ चैप्टर 4। वही जो टेबल थे दो बड़े बड़े, बल्कि पहला छोटा सा था। ओके, चलें जी आगे पढ़ें। हम थे प्रोग्रेसिव टैक्स पे। इट इज अ टैक्स विद द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम, देखें, इट इज अ टैक्स विद द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। किधर है भाई, किधर है गया? हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप एज कंपेयर टू लो इनकम। दिस टैक्स प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू द पर्सन्स स्टेटस इन सोसाइटी। स्टेटस के मुताबिक है। ओके, अच्छा जी, अगला टैक्स बड़ा मजे का, रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड थर्ड वन इज रिग्रेसिव टैक्स। Okay, I hope you got the point. It is opposite to progressive tax. जो बंदा 0 से 4 लाख कमाएगा उससे गवर्नमेंट कहती है मैं 25% लूंगी, और जो बंदा 4 लाख से लेके 6 लाख तक कमाएगा या 4 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख तक कमाएगा उससे गवर्नमेंट कहती है मैं 10% लूंगी, और जो 6 लाख से ज्यादा कमाएगा उससे मैं कोई टैक्स नहीं लूंगी। हमने कहा ये क्या बात हुई? अमीरों के लिए 0% और गरीबों के लिए 25%। ये कौन से टैक्सेस हैं? रिग्रेसिव टैक्स। ये किन मुल्कों में होते हैं? जहां लोग सुस्त हों, जहां लोग सुस्त हों। गवर्नमेंट कहती है तू कोई काम नहीं कर रहा, नहीं जी मैं 1 लाख कमा रहा हूं। ये क्या बात हुई? चल 25% हमें दे, हिम्मत कर, ज्यादा काम किया कर। उसने दिन रात एक करके ना 5 लाख कमाया, मैंने कहा वेल डन, तू तो जबरदस्त हो गया, चल टैक्स तेरे लिए 10% कर देते हैं। उसने कहा नहीं, अगर मैं और काम करूं, मैं दिन में 26 घंटे ड्यूटी करूं, चल फिर तेरे लिए 0%। तू 7 लाख कमा रहा है, चल तेरे लिए 0%। तो पता नहीं कोई मुल्क शायद हो ऐसा दुनिया में जिसमें ये टैक्स हो। ये भी टैक्सेस होते हैं। गरीबों को मारो नहीं, इधर मकसद ये होता है कि जो कम काम करने वाले हैं उन्हें कहो गधों की तरह काम करें, कमाएं।
regressive tax, पुट्ठा tax. It is a पुट्ठा tax where the tax rate decreases as the amount of income increases. Tax rate कम होता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है. The higher income group pays less. The higher income group pays less in taxes than the lower income group. Regressive taxes imposes greater tax burden on the poor. Okay. नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग. पहले जरा नीचे वाली बात पढ़ लें, असल में एक ही चल रही है तो इसको खत्म कर दे. प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स 2.3. प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स. बेनिफिट प्रिंसिपल. भाई बेनिफिट प्रिंसिपल की मिसाल है, भाई कभी मोटरवे पे गए हो? आप भी गए हो कभी मोटरवे पे? आप कभी चक्कर लगा? कभी चक्कर लगा? अच्छा, तो केस के तक कितने पैसे लगते हैं? काला शाह काकू, ब्लैक शाह काकू अगर आप जाएं कितने पैसे लगते हैं? 30 रुपए. जरा कम है, थोड़े ज्यादा कर लो, इधर दोबारा चक्कर लगाओ इस दफा. अच्छा, और अगर आप भेरा तक जाएं और ज्यादा लगेंगे. और अगर आप रावलपिंडी चले जाएं, यानी आप पूरे रावलपिंडी पहुंचे हो, 800 रुपया. और अगर आप मर्दान जाना हो तो आप बता दें ये कौन सा प्रिंसिपल है? बेनिफिट प्रिंसिपल. जिसने कालाशाह काकू तक मोटरवे की, मोटरवेस्ट एंजॉय की, उसको कम पैसे. और जो कहता है मैं रावलपिंडी तक मोटरवे एंजॉय करूंगा, उसको जो ज्यादा बेनिफिट कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कम बेनिफिट कमा रहा है उसे कम टैक्स देना पड़ेगा. ये मोटरवे का टैक्स है भाई, बेनिफिट प्रिंसिपल. दुनिया में कुछ लाइब्रेरीज भी ऐसी हैं जहां बैठने पे टैक्स देना पड़ता है. दिस प्रिंसिपल says that taxes should be based on the benefits received. It means that those who receive the greater benefit, oh मर्दान पहुंचे हुए हैं, those who receive the should pay the most taxes. The benefit principle is commonly used for बड़े बड़े रास्ते, लाइब्रेरियां, etc. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. ओके, ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. फोकस. एबिलिटी टू पे. देख लें इधर, अगर आए में तो इधर देख. एबिलिटी टू पे. तूने कितना कमाया? 3 लाख. तेरे में एबिलिटी नहीं लग रही पे करने की, जा 0% टैक्स. तूने कितना? 8 लाख. तेरे में बड़ी एबिलिटी है पे करने की, पकड़ लो इसको, 10% टैक्स ले लो इससे. तो इसको कहते हैं, इस टेबल का नाम है एबिलिटी टू पे. तो एबिलिटी टू पे की मिसाल है प्रोग्रेसिव रेट्स. एबिलिटी टू पे की मिसाल है प्रोग्रेसिव रेट्स. द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे. इट मींस दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर, जो मोर कमा रहा है, बतख नहीं कमा रहा, हु इज अर्निंग मोर इनकम शुड पे मोर. वो मोर ही जमा कराए. Progressive rates are an example of it. शुक्र है मोटरवे पे एबिलिटी टू पे नहीं है भाई. अगर मोटरवे पे एबिलिटी टू पे होता और भाई जो है वो हिम्मत करें और भाई लैंड क्रूजर में जा रहे हैं तो इस्लामाबाद तक के 10,000. एक भाई कहते हैं मैं करोला में जा रहा हूं, लो भी आपके लिए 3,000. एक भाई कह रहे हैं मैं मैरान में जा रहा हूं, जी आपके लिए 1,000. एक भाई कह रहे हैं मैं एफएक्स में जा रहा हूं, जाए ये पकड़ लें, बोतल पी लीजिएगा 50 रास्ते में. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं चल रहा मोटरवे पे. मोटरवे पे बेनिफिट प्रिंसिपल चल रहा है. चले आगे. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, वो ये है फ्लैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी मिसाल है डिविडेंड.
एबिलिटी टू पे की मिसाल है पेज 34-35, वही टेबल 1 और 2। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल है डिविडेंड एट 15%। इट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल है डिविडेंड। इट सेज दैट इनकम एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स्ड एट अ फिक्स्ड रेट 15%। Therefore, people who are earning more income shall pay more tax, but टैक्स ज्यादा देंगे लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा, रेट इनका वही रहेगा। चलें जी सफे के टॉप पे आ जाए। आदम स्मिथ इन हिज मशहूर किताब पोमो के पैसे हैज एलेबोरेटेड द फॉलोइंग canons of taxation. Equality. Tax payment should be proportional to income. Certainty. Tax payable should be clear and certain to taxpayer. Tax पे करना क्लियर होना चाहिए या पता नहीं क्या रेट है, क्लियर होना चाहिए। Convenience of payment. Tax should be collected from taxpayer at a convenient time. रात को 12 बजे आके भाईजान की टैक्स लेने आए हैं, हद होगी। नहीं, कन्वीनियंट टाइम का मतलब है कि पाकिस्तान में लिखें 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा होता है, तो 3 महीने बिल्कुल दिए जाते हैं आपको। पाकिस्तान में 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा होता है। लिख रहे हो आप दोनों? अच्छा चलो गुड। पाकिस्तान में 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा होता है। इसका मतलब होता है टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। एफबीआर के ऑफिस के खर्चे कम से कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एफबीआर का दफ्तर में आप एंटर हो तो आपको लगे 7 स्टार होटल में एंटर हो गया हूं यार, तो फिर एफबीआर के एसी के बिल ही पे हो रहे होंगे। तो एफबीआर के खर्चे अगर कम से कम होंगे तो फिर ही गवर्नमेंट के पास टैक्स बचेगा। अगर एफबीआर के मुलाजमीन की तनख्वाहें 5-5 लाख कर दी तो फिर हुकूमत के पास टैक्स क्या बचेगा? तो टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। टैक्स कलेक्ट करने कौन लोग आते हैं? एफबीआर वाले। तो उनकी जो फीसेस हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स जहां वो रहते हैं, जो दफ्तर हैं, वो जरा नॉर्मल लेवल के होने चाहिए। तो एफबीआर के खर्चे कम से कम होने चाहिए। इससे टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट को सस्ता पड़ेगा। आपने एक बंदे को कहा जाओ कराची में मेरे 10,000 रुपए फंसे हुए हैं वो ले आओ, तो उसने कहा ठीक है जी हवाई जहाज पे जाऊंगा, 12,000 रुपए मुझे दे दें जाने के। आप क्या कहेंगे? जाओ भाई जाओ, काम करो, दरवाजा खोलो, निकलो भाई, जाओ चलो उधर से गार्ड निकालो। ओके 2.1 सीरियस ना बैठा करें। कुछ लोग क्लास में देखें दाएं में सीरियस मूव ना के बैठे थे एंड तक। सीरियस टैक्स एज ए मींस फॉर डेवलपमेंट, मुस्कुराते रहा करें। टैक्स एज ए मींस फॉर डेवलपमेंट। अच्छा भाई, टैक्स लेने से मुल्क की डेवलपमेंट होगी, साबित करते हैं जी। नंबर 1, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोमोट एग्रीकल्चर। चैरिटीज कैन बी encouraged by providing tax credits. Imposing high custom duty on luxury items will encourage local manufacturing. ये पढ़ी जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं? ओके। Taxing rich at high rates and low income group at 5. ये rich at high rate, poor at no rate. Government can mark areas as tax-free zones. गवर्नमेंट एरियाज को टैक्स फ्री जोन मार्क कर सकती है। सियालकोट के कुछ एरियाज हैं जहां से स्पोर्ट्स का सामान जो है एक्सपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने उनको टैक्स फ्री जोन कह दिया हुआ है। वहां पे जाके अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं बल्ले बनाने की, फुटबॉल बनाने की, तो फिर आपकी जो चीजें एक्सपोर्ट होंगी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। जोन इलाका, टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन, जोन टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू such areas.
It will encourage business concerns to establish business units that will bring employment opportunities. Investment in new shares, ये कौन सा सेक्शन था? 62 था शायद. और इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट, ये 65, ये कल पढ़ा था. 65B, 65B था ये. ओके. 2.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज. टैक्स लॉज की कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर 9. नंबर 1. अच्छा ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. ये फिर ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था चैप्टर 1, 2, 3 जो ना आखिरी दिनों के लिए रखा जाता था. फिर आखिरी दिनों में आपको पता है उस वक्त आपको भी सिलेबस की टेंशन पड़ी होती है. फिर 29 जनवरी को ये चैप्टर कराया जा रहा होता था और मैं कहता था इसको 2 दिन में करते थे. बच्चे कहते नहीं सर आज खत्म करा दें, हमने घर जाना है. फिर 31 के बाद ना हमने घर जाना है, घर बैठ के तैयारी शुरू करनी है. तो वो अगर आप उस दिन बैठे होते तो क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज. मैंने माना आप इसको याद नहीं कर सकेंगे, आप इसको वो जो रिजल्ट की छुट्टी आएगी उस दिन याद करेंगे. आज आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा. आज आप इसको आज आप मैं बोलूंगा, मैं सीए करा रहा हूं. आज आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा और जो मसला आया कल पूछ लीजिएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज. स्पीड बनी हुई है, मार ना रोको मुझे. फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्स सिस्टम. अच्छा सीरियस हो जाइए, अटेंटिव. एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो. ये लिखें, एफबीआर ऑफिस एक्सपेंसेस शुड बी लो. सिंपल सिंपल सी बातें हैं. ये भी मैं कहता खुद ये चैप्टर पढ़ लें. फिर आपने कहना था फीस दी हुई है, उसमें 300 रुपए इस चैप्टर के दिए थे. एफबीआर एक्सपेंसेस शुड बी लो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एफबीआर के दफ्तर में दाखिल हो तो आपको लगे मैं मुंजो दौड़ो आ गया हूं. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप एफबीआर के दफ्तर में दाखिल हो और आपको इट इज यूरोप इन पाकिस्तान. ओके. पॉइंट 2, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर. टैक्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर. अच्छा हमारे लॉ में ये कैरेक्टरिस्टिक है? जो यस कह रहे हैं सिलेबस खत्म हो गया, दरवाजा खोलें जाएं. अगर वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडेबल है तो क्यों इतनी भारी भारी फीसें दे रहे हो? फिर खुद ही अंडरस्टैंड करो घर जाके. ओके. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर. तो सिक्योरिटीज का टेबल ही समझाने में 10 मिनट लग गए थे. ओके. पॉइंट 3, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर. छोड़ दे इस बात की जान, यही बात बार बार कर रहे हैं. The burden of taxes should be distributed in proportion to their, it should be progressive in, tax should be payable in cross check. टैक्स चेक में होना चाहिए ताकि भाई मेरे चाहे चेक बाउंस करके वापस आ जाए. जी टैक्स कैश में पेएबल होना चाहिए या चेक में? कैश में. इट मीन्स, अच्छा इसका भी अब मतलब बताएगा वो, चलें ठीक है. इट मीन्स दैट चेक शुड नॉट बी सेपरेट, क्योंकि कैश गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, गवर्नमेंट को डर ही नहीं होगा डिसऑनर होने का. कायदे आजम विल नेवर डिसऑनर. ओके. पॉइंट 5, इट शुड बी वॉलंटरी इन नेचर. जिसका दिल चाहे जाके जमा करा दे, जिसका दिल चाहे जो है एफबीआर के दफ्तर से जो है वो पिछली गली से निकल जाए. मैंडेटरी, मैंडेटोरी. ओके, स्पेलिंग याद करने के लिए. मैंडेटोरी, इट शुड बी मैंडेटोरी इन, एंड पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी, नहीं वॉलंटरी. ओके. 6, taxes should be collected at a convenient time. 30 सितंबर. 30 जून हमारा ईयर एंड है, तो कब तक टैक्स कलेक्ट कर लें? 30 सितंबर. 2-3 महीने हमें देने चाहिए. हम भी इंसान हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, दरख्तों पे पैसे नहीं लगते. ओके. पॉइंट 7, टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय पीसीबी. इंजमाम और सुकलैन मुश्ताक डंडा लेके फिर रहे हो. अच्छा टैक्स नहीं जमा करा, टैक्स नहीं जमा करा.
मामला क्या? मैं तो अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट। आजकल वज़ीर आज़म का नाम क्या है? इमरान खान, पक्की बात। ओके, which has a jurisdiction over the person to recover. Jurisdiction means power, which has the power over person to recover. Inzamam has no power to recover tax. He can hire or fire. अच्छा, that is, it should be imposed by a parliament. Spelling याद करने के लिए parliament. Okay, next. 8. It is levied for Imran Khan house purpose. It वो पीटीआई वाला बोला। अच्छा, it is, हाँ अच्छा चलो ठीक है। इट इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस। हम अच्छे टैक्स लॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, पाकिस्तान के लॉ की नहीं पढ़े। इट इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस। That is, taxes are imposed to support governor families to implement their plans, their foreign tours. Okay. और भाई इन बातों में ना आया करो, भुट्टो जिंदा है, ठीक है? इस पास्ट वे कब्र भी मौजूद है। ओके, पॉइंट 9, टैक्सेस शुड बी चार्ज्ड ऑन इनकम ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी। चलें 1-2 मिनट को बातें कर लेते हैं इधर उधर की, फिर आगे चलते हैं। टेस्ट आपका टैक्स क्रेडिट्स और अदर सोर्स का होगा। अदर सोर्स नहीं टेस्ट हो सका था पिछली दफा, उसका होगा। बस 2.5 पढ़ते हैं, आपका दिल हुआ तो फिर आगे। अच्छा जी, इस पे जरा ना थोड़ी टेंशन चाहिए थी आपकी। ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आने का चांस भी है इसका, अभी तक टेस्ट नहीं हुए कभी। फिस्कल एडिक्वेसी, फिस्कल एडिक्वेसी, बस इसका सिंपल सा मतलब है अपने पाँव पे खड़े होना। तो अगर गवर्नमेंट अपने पाँव पे खड़ी है और कर्जे नहीं ले रही
तो इट इज फिस्कल एडिक्वेसी, पैसे काफी हैं, फिस्कल एडिक्वेसी, पैसे काफी हैं। सर्दी इज लगिंग, ओके। फिस्कल एडिक्वेसी। अच्छा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इकट्ठे के जराए थोड़े हैं या ज्यादा हैं? सैलरी वाले भी जराया हैं, बिजनेस वालों से भी ले सकती है, शेयर बेचने वालों से भी ले सकती है, फिर अगर इनकम टैक्स से बाहर चली जाए सेल्स टैक्स भी ले सकती है, कस्टम ड्यूटी भी ले सकती है, और बड़े टैक्सेस है पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास इतने जराए होने चाहिए टैक्स लगाने के कि गवर्नमेंट को भीख ना मांगनी पड़े। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से पढ़ना है, ये सोतों को जगा दो। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू should be sufficient to meet the expenses. Revenues of government should be capable of expanding. डिविडेंड का रेट 15 से 20 कर दें, और कॉन्ट्रैक्टिंग डिविडेंड का रेट 15 से 12 कर दें, मर्जी आपकी। एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशंस इन पब्लिक एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंडिंग की मिसाल 15 से 12, 15 से 16 मिसाल के तौर पे, और कॉन्ट्रैक्टिंग की 15 से 12। इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, इसकी जान नहीं छोड़ा वो, ये इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। इसकी मिसाल है पेज 34 और 5 पे, पेज 34 और 35 पे। Taxes charged must be upon the ability of the citizen to pay. Administrative feasibility. Administrative feasibility. Tax law should be clear and plain to taxpayer. Clear and plain यानी सिंपल हो समझने में, सिंपल मतलब है इसका। Tax law should be simple, capable and non-trained officers well trained, यानी कमिश्नर एक दफा ट्रेन में जरूर बैठा हो, ऑफिसर्स को अंडरलाइन करके कमिश्नर। incapable and non-trained commissioner should enforce it. No, capable and should enforce. Time of payment should be 11 PM 30 सितंबर। टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट 30 सितंबर। पाकिस्तान में 30 से उनका टैक्स 30 सितंबर को लिया जाता है। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल। अब अस्पतालों वाले कह रहे हैं हमें 6 अरब चाहिए, गवर्नमेंट उसे 5 अरब इकट्ठा करके दे रही है। तालीमी इदारों वाले कह रहे हैं हमें 10 अरब चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को 6 अरब दे रही है। नाउ देयर इज नॉट कंसिस्टेंसी इन इकोनॉमिक गोल्स। इकोनॉमिक गोल कोई और है और गवर्नमेंट पैसा कुछ और दे रही है उनको, तो कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से मसाइल आ सकते हैं। टैक्स लॉ शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स। गोल हर गवर्नमेंट का अलग होता है, किसी को तालीम पसंद है, किसी को खेल पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, वो उसके मुताबिक, किसी को सड़कें पसंद है, किसी को ब्रिज पसंद है, और हर हुकूमत उसके मुताबिक फिर खर्चा करती है। तो जो गोल हो उसके मुताबिक आप टैक्स लें लोगों से, गोल तो गोल होता है। टैक्स लॉज should be consistent with economic goals of the government. The goal of the government is to provide basic services for अवामुन नास। जनरल पब्लिक जब भी बात कीजिए साथ वाले की तरफ देखा करें। ओके, चलें जी, पास पेपर इसके करने। क्या आप ताजा दम होकर बैठा करेंगे? मैं अपने घर के लिए आपसे 2 किलो चीनी मंगवा रहा हूं, आप परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 1, the primary objective of the tax system is to collect the revenue. You are required to list the other objectives. Page 5,
You are required to list the other objectives that can be achieved. 12 पॉइंट्स हैं किस पेज पे? You should be very attentive now, guys. You should be very attentive. पास पेपर की डिस्कशन शुरू हो गई है. State any 5 ways through which taxes can be used for the development of country. जाके ढूंढने डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में टैक्स मदद करता है. हेडिंग्स रिवाइज करें, कहीं ना कहीं मिल जाएगा. पेज 2 का सेकंड पैरा 2.1 टैक्स एज ए मीन्स फॉर डेवलपमेंट. जी क्वेश्चन 3 अभी आपको समझ नहीं आएगा. 4 बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने रोजाना के खर्चे पूरे करने के अलावा टैक्स को यूज करती है टू कैरी आउट द नेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. लिस्ट डाउन एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स. वही 12 में से 5. Taxes are primary revenue yielding tools of government model. You are required to state any 3 आ जाके वही सवाल दोबारा 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, वही वाले पेज नंबर 1 जाके अक गए आप. ये और बात है अभी तक 12 याद नहीं की है. ओके 6 का भी स्टेट वन मकसद ऑफ द टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हाई टैक्स ऑन हाई इनकम. हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम. हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम ये आपको मिल रहा है इधर? नहीं मिल रहा. इसके सामने खुद ही लिख लें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इसका उसमें नहीं मिला. खैर है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. मकसद बताना है, मिसाल नहीं देनी. आप लोग मिसाल दे रहे थे प्रोग्रेसिव टैक्स. मकसद बताना है. 1 ऑब्जेक्टिव हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी गुड्स, वो मिल जाएगा उधर से. ओके इसमें से जो मिल गए वहां से देख लीजिएगा, जो ना मिले वो सॉल्यूशन से देख लीजिएगा.